बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद गर्ल। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तजज़ियाकार रसद गर्ल साहब। नाज़रीन, कुछ ही आज के दिन में ही और इससे पहले भी ईरान ने पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाया। ईरान की जानिब से मिज़ाइल दागे गए हैं पाकिस्तान की हदूद में और इस पर अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की कुछ मखसूस सियासी जमातों ने अपना चूरन बेचना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की सालमियत जहाँ ख़तरे में है, जहाँ पर हमारे हमसाया मुल्क ने हम पर मिसाइल दाग कर हमारी सालमियत को नुकसान पहुँचाया, हमारे ही जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उन्होंने इस पर एक प्रोपेगेंडे का आगाज़ किया और पाकिस्तान आर्मी को इसका निशाना बनाया। चूँकि इस वक्त पाकिस्तान अवाम जो है पाकिस्तान आर्मी और जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ की तरफ देख रही है। लेकिन उससे पहले बताएं कि इससे पहले पाकिस्तान के दूसरे हमसाया मुल्क भारत ने पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उसने एक नाम नहाद स्ट्राइक की और 2-4 दरख्त और एक कौवा मार के वापस गए तो हमने उन्हें तोहफे में अभिनंदन और उनके जेट तबाह करके दिए। अब चूंकि दूसरे हमसाया मुल्क ने अपनी सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इस दफ़ा लाशें गिराई गई हैं, शहीद किया गया है, ख़वातीन को ज़ख्मी किया गया है, बच्चों को ज़ख्मी किया गया है, तो इसका जवाब कितना सख्त होगा इसका अंदाज़ा हमारे दुश्मन बखूबी लगा सकते हैं। इस वाले से बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारी हुकूमत की फ़ॉरेन पॉलिसी बेहतरीन थी और बानी चेयरमैन का आज बयान आया, उन्होंने कहा कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी बेहतरीन थी, मौजूदा फ़ॉरेन पॉलिसी है, इसको कभी भी जो कामयाब फ़ॉरेन पॉलिसी नहीं कहा जा सकता। असद खल साहब, बात करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं मौजूदा वक्त में जहाँ पर हमसाया मुल्कों की जानिब से हमारी सालमियत को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, मखसूस सियासी जमातें जिस तरह से अपनी चूरन बेचने में मसरूफ़ हैं, क्या ये लाएमल दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो मामला हमारा है भारत के साथ वो हमारा एक अज़ली दुश्मन है और जिस तरीके से अगर वहाँ से कोई भी, आपको पता है कि अगर पाकिस्तान में कोई छेड़खानी की जाती है या दरअंदाजी की जाती है या लाइन ऑफ कंट्रोल की बात हो या वर्किंग बाउंड्री की जब खिलाफ वर्जी की जाती है तो उसका तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। लेकिन मामला ये है कि ईरान के हवाले से, चूँकि एक बरादर हमारा इस्लामी मुल्क है और इसलिए हमारा थोड़ा सा जो है स्टांस उस हवाले से उस तरह से जारहाना या अग्रेसिव उसके अंदर जो है वो नज़र नहीं आता। अब मामला ये है कि ये जो हमला हुआ है, पाकिस्तान की जोग्राफियाई जो है हदूद उसकी वायलेशन की गई और जिस तरीके से मिसाइल दागा गया और उसमें 2 बच्चे भी जाँ बाक हुए और 3 बच्चियाँ जो है वो ज़ख्मी हुई हैं। तो इस पर पाकिस्तान जो है फ़ॉरेन ऑफिस जो है उसकी जानब से सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया गया है और ये भी कहा गया है कि ईरान का जो सफ़ीर है पाकिस्तान में उसको एक तो जो है उसको वापस भिजवाने के हवाले से कह दिया गया है और दूसरी जानब पहले ये खबर आई कि पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफ़ीर जो है वो वापस बुलाने का फ़ैसला कर लिया है। लेकिन बाद में ये खबर भी आई है कि अभी तक पाकिस्तान ने ईरान के अंदर जो पाकिस्तानी सफ़ीर है उसको वापस ना आने का फ़िलहाल कहा है। और दूसरी जानब जो सफारती जो डायलाग थे या जो वफूद के तबादले थे फ़िलहाल उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है और पाकिस्तान की जानब से कहा गया है कि ये ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर जो है उसकी वायलेशन है बल्कि दूसरे मुल्क की हदूद में जाकर इस तरह का हमला करना उसकी खुद मुख्तारी जो है उसके चैलेंज करने के मुतरादिफ है और पाकिस्तान जो है इस हमले के हवाले से वो अपनी भरपूर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। बिल्कुल। अब एक तरफ तो ये जो बयानात हैं ये भी आ रहे हैं और सुफरा जो है उनकी वापसी की बातें भी आ रही हैं और दूसरी जानब जो है इस मामले के अंदर जो है चाइना जो है वो भी जो है कूद पड़ा है और चाइना की जानब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान और ईरान जो है इस मामले के अंदर जो है थोड़ा सा दूर अंदेशी से और मामला फहमी से काम ले और दोनों तरफ से जो है वो थोड़ा सा मामलात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाए। अब ये जो चीज़ हुई है इससे पहले कभी ऐसे देखने में चीज़ें नहीं आई कि ईरान की जानब से पाकिस्तान की सरजमीन पर इस तरह के जो हमले हैं उसकी पहले कोई मिसालें इस तरह की ख़ास तौर पर नहीं मिलती जिस तरह की अब मामला हुआ है। लेकिन अब देखिए कि ये सारा मामला चाइना की जानब से रद्द-ए-अमल आ रहा है, पाकिस्तान की जानब से रद्द-ए-अमल आ रहा है, लेकिन ईरान की जानब से इस हवाले से अभी तक रद्द-ए-अमल ना आना वो भी बहुत सारे सवालिया
निशान जो है सवालात को जन्म देता है कि ठीक क्या है। ये मामला सहमत था या ये दानिस्ता किया गया, इसका मकसद क्या हो सकता है, इसके पस पर्दा मुहरकात क्या हो सकती हैं, क्या इसके पीछे कोई बैरूनी ताकतें या कोई ऐसी साजिश तो नहीं जिनका मकसद पाक ईरान तल्लुकात जो है उनको जो है उनके दरमियान दरार पैदा करना है। देखिए इसी तरफ मैं आ रहा हूं। एक ही वक्त में जब पाक ईरान की जो बाकायदा बहरी मशकें हो रही हैं मुश्तरका, फिर ईरान के और पाकिस्तान के हाईएस्ट जो ऑफिस बेरर हैं, जो उनके जो स्टेट के हेड्स हैं, वो आपस के अंदर मुलाकातें कर रहे हैं, और इस दौरान इस तरह के हमलों का हो जाना और उस पर जो है ईरान का उस हवाले से कोई वजाहत भी अभी तक ना देना या अपोलोजेटिक उसका रवैया अभी तक कोई सामने चीज़ें नज़र नहीं आ रही, तो इसके पीछे फिर क्या ऐसे मुहरकात हो सकते हैं, क्या ऐसे तो सब मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। सिर्फ ईरान का मामला नहीं है, इंटरनेशनल सतह की अगर बात की जाए फ़लस्तीन का मामला भी है, और इसके अलावा यमन के अंदर भी इस वक्त खाना जंगी का आगाज़ हो चुका है। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने मुफाद के लिए मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जंगें शुरू की, तो क्या इस मामले को भी उस कड़ी नहीं समझ सकते कि पाकिस्तान को भी हालत जंग में देखना चाहता है, दो बरादर इस्लामी मुल्कों को आपस में लेकिन लड़ाई में मामला देखना ये है चाहता कि क्या ईरान जो है वो अमेरिका की प्रॉक्सी तो नहीं है। ईरान के खिलाफ तो जिस तरीके से अमेरिका ने कदगने लगाई हुई हैं, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं, लेकिन यानी कुछ और तज्जियाकार कहते हैं ईरान कि जो है वो अमेरिका की प्रॉक्सी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ तो यूज अमेरिका उसको नहीं कर सकता, तो ये बात तो समझ से बालातर है। और दूसरी बात अगर बात की जाए कि एक तरफ जो है हमारे सऊदीया के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है और ईरान के साथ भी बड़े हमारे अच्छे रिलेशन है, और गैस पाइपलाइन अभी आई है, फिर उससे हम बिजली ले रहे हैं बाकायदा, ईरान से हम बिजली ले रहे हैं, हमारी अपनी बिजली जो है अगर उसकी कॉस्ट 44 रुपए पर यूनिट पड़ रही है, तो ईरान से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं बिजली वो 33 रुपए पर यूनिट पड़ रही है हमें। तो इस तरह गैस जो है मनसूबा वो भी हम लाने के बिल्कुल आखिरी मराहल के अंदर है, वो अमेरिका का दबाव अपनी जगह पे, लेकिन अपने मफादात के तहत। लेकिन दूसरी जानब ईरान की जानब से इस तरह का रवैया अपनाना, इस तरह से एक दूसरे खुद मुख्तार मुल्क के अंदर जाके हमला करना, तो वो इस बात की समझ जो है वो समझ नहीं आ रही कि तो सब एक और भी मामला सिर्फ ईरान नहीं है। आज बानी चेयरमैन ने बात की कि अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात जो हमने कुछ अच्छे नहीं रखे हैं, और सरहदों पर इश्तियाल अंगेज़ी जो है उसके भी बार बार खबरें आती रहती हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने दौरा किया तो जनरल मुबीन का बयान आ गया कि हमने मौलाना साहब को नहीं बुलाया, मौलाना साहब ने खुद दौरा किया है। इस तरह के बयान देना किसी जो भी है पाकिस्तान की शख्सियत हैं, पाकिस्तान के वो लीडर समझे जाते हैं किसी सियासी पार्टी के, तो इस तरह के बयान देने का मकसद क्या था? नीचा दिखाना था पाकिस्तान को कि उनके जो रहनुमा हैं, सियासी लीडरान हैं, वो खुद आने की कोशिश करते हैं अफगानिस्तान में, एक क्रेडिबल शख्सियत है जनरल मुबीन। तो दूसरी जानिब सरहदों पर इश्तियाल अंगेज़ी है, और तीसरी बात यह कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हालत जंग से निकाला, इसकी मिसाल नहीं मिलती, बजा के उसका शुक्रगुजार होता वो इस तरह के बयानात और इश्तियाल अंगेज़ी को फ़रोग़ दे रहा है। देखिए ये चीज़ें जो है मैंने उस वक्त ही जब मौलाना फजल रहमान ने दौरा किया था तो मैंने आपको बता दिया गया था, ना तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने उनको ये कोई मैंडेट दिया है दौरे का, और ना ही अफगानिस्तान की हुकूमत की जानब से उनको कोई ऑफिशियली इनवाइट किया गया है। तो वो अपना कद बढ़ाने के लिए या अपनी हैसियत दिखाने के लिए या अपने आप को बीच में कुछ सालसी के लिए अपना रोल प्ले करने के लिए वो अपनी अहमियत जतलाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं कि शायद कहीं से उनको कोई जो है वो सिग्नल मिल जाए और वो अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो दिखा सके। लेकिन दोनों तरफ से उनको वो लिफ्ट नहीं कराई गई, ना ही अफगान हुकूमत की जानब से और ना ही पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की जानब से। जहाँ तक मामला है, देखें एक तरफ जो है हमारी जो है भारत के साथ जो है कशीदगी जो है वो बॉर्डर जो है हमारा गर्म रहता है अक्सर, दूसरी जानब पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो है आपको पता है काफ़ी हफ्तों से बाकायदा बंद है, और पाकिस्तान जो है वो अपनी वीज़ा के बगैर जो अफगान शहरियों को नहीं आने दे रहा, उसके ऊपर एहतजाज हो रहा है और धरने हो रहे हैं, और वहाँ पे एक अलग से कशीदगी की सूरत हाल है। और उससे पहले हमले भी अफगानिस्तान की जो है सरहद से पार से और चेक पोस्टों पर हमले और उनकी जानब से जो असला है और उनके लोगों का पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस होना या उन वाक़यात के अंदर जो है वो भी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अब उसके साथ ईरान का एक बॉर्डर एक तरफ हमें लगता है वहाँ पे भी ये सूरत हाल हो गई है। तो मकसद ये है कि सारे इस इन्वायरमेंट जो है या सारा इस हालात वाक़यात या इसके पीछे जो है लग ये रहा है कि पाकिस्तान को घेरा जा रहा है, पाकिस्तान को आइसोलेशन जो है उसका शिकार करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को अतराफ़ से बाकायदा एक गैर एलानिया जंग जो है उसका जो है शिकार किया जा रहा है,
या कि पाकिस्तान जो है सब्र उसका जो है उसका इम्तिहान लिया जा रहा है। अब दूसरी जानब आप देखें कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, तो चेयरमैन पीटीआई जो है मिस्टर गौहर अली, वो कहते हैं जापान तक वो गए हैं लेकिन हमसाया ममालिक के साथ वो तल्लुकात बेहतर नहीं कर सके, और वो ये कहते हैं कि पीटीआई के दौरे हुकूमत के अंदर पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी वो बहुत अच्छी है। लेकिन दूसरी जानब अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो वो कहते हैं कि जो पीटीआई है उन्होंने तो बाकायदा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है उसको बिल्कुल नाकाम पॉलिसी थी और पाकिस्तान को आइसोलेशन के अंदर ले गए थे। तो फिर अगर वो आइसोलेशन में ले गए थे तो आज ये जो हालात का हमें सामना करना पड़ रहा है और ये जो मामलात है इसका जिम्मेदार कौन है। अभी कल ही बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी पीटीआई की हुकूमत और जो है उस वक्त की जो रजीम है उस पर बाकायदा तनकीद करते नजर आए, और जब उन्होंने कहा कि जब काबुल में जाके चाय पी रहे थे तो उसका इनको अंदाज़ा नहीं था कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्या इनको नहीं पता था कि पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं अमेरिका का असला जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक तरफ हमें इस मामले पे तो कम अज़ कम जो है तमाम सियासी जमातें जो है उनको एक पेज पर आना चाहिए और यकसुई का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की सॉवरेंटी खुद मुख्तारी के लिए सारे इख्तलाफात भुलाकर लेकिन खल साहब हमें सब यहाँ को पे पूरी कौम एक को यकसा होकर आम इसका पॉइंट ये भी भरपूर है जो ना। है वो जवाब देना चाहिए कि हम एक सॉवरन कंट्री हैं, खुद मुख्तार मुल्क हैं और हमारे मुल्क के ऊपर किसी को भी मैली आंख से नहीं देखा जाना चाहिए और बिल्कुल। किसी को भी इस तरह की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और उस पर भी हम आपस के अंदर पॉइंट स्कोरिंग अगर करेंगे तो दुश्मन को तो जारी बात है फिर इस मामले का फायदा जरूर फायदा उठाएगा। पहुंचेगा। लेकिन खल साहब बात ये है ना कि जिस तरह से मखसूस सियासी जमातें अफवाज पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाती हैं, किसी भी मुल्क की सालमियत के लिए उसकी अफवाज का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी अफवाज की टांगें खींचना, उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाना उस वक्त जब आप इंटरनेशनल सतह पे दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं, आपको चैलेंजेस का सामना है, अंदर से ही तनकीद का निशाना बनाया जाए तो मोराल बुलंद जो है उसको गिराने की कोशिश की जाना, पाकिस्तान की आर्मी को तनकीद का निशाना बना के जवानों के हौसले पस्त कर देना, ये मुनासिब है या इसका होश के नाखून लेने चाहिए? देखिए मामला ये होता है कि जो इस मामले के अंदर अफवाज पाकिस्तान को आप अगर घसीटेंगे तो वो गलत बात होगी। इस तरह के दो मुल्कों के दरमियान जो तनाज़ात होते हैं और जो अगर इसका जवाब देना है या भरपूर हमले का जवाब भरपूर तरीके से देना है तो ये फैसला हुकूमत पाकिस्तान का है और फ़ौज एक मुतहद इदारा है। किसी भी मुल्क जो है उस पर हमला करने का फ़ौज को जो इख्तियार नहीं होता, उसके लिए जो हुकूमत वक्त होती है अगर वो इजाज़त दे या उसकी पॉलिसी के मुताबिक जो है फ़ौज ने तो एक्ट करना होता है। क्या हुकूमत पाकिस्तान ने, फॉरेन ऑफिस ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा है फ़ौज को कि आप जवाब दें और फ़ौज ने आगे से इनकार कर दिया? मामला ये है कि इस मामले का जो जवाब क्या देना है इसमें सारी चीज़ें जो है इन्वॉल्व हैं, हमारे स्टेक होल्डर जितने भी हैं, अस्करी और सिविलियन क़यादत जो है वो एक पेज पर है और वो सारी चीज़ें बड़ी इस पे मुशावरत भी हो रही है क्योंकि हमने ये भी देखना है कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। देखिए हमला करना या जवाबी हमला करना इशू नहीं है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म हमने देखना होता है कि क्या अब भारत की तरह क्या ईरान को भी हम एक दुश्मन मुल्क के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर दें? क्या उसकी सरहद जो है उसी तरीके से गैर महफूज बना दी जाए जिस तरह भारत की और पाकिस्तान की सरहद जो है गैर महफूज बनी हुई है, या जैसे अफगानिस्तान की नई अबूरी हुकूमत के बाद मजीद जो है पहले से भी ज़्यादा हमें पाक अफगान जो बॉर्डर के ऊपर जो है हमें डिप्लॉयमेंट करनी पड़ रही है। तो अब सारे महाज एक ही वक्त के अंदर जो हम नहीं खोल सकते, चुमुखी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। समझ हर नहीं चीज आता का एक तरीका कार होता है और टाइमिंग होती है और उस हवाले से ये कोई अपॉर्चुनिटी हमारे से जा नहीं रही। आज उन्होंने अगर किया है तो कल को हमारे पास भी ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है, किसी वक्त भी ये किया जा सकता है। लेकिन इसका मकसद हरगज नहीं है कि अगर दुश्मन कूतें जो चाहती हैं कि हमारे दो मुल्कों के एक अच्छे रिलेशन हो रहे थे और उन रिलेशन के दरमियान जो है इस तरीके से अगर वो मजमूम अज़ाइम वो अपने सामने लाना चाहते हैं और मे बी किसी ट्रैप में आके ईरान से ये कार्रवाई करवाई हो और उसी तरीके से अगर पाकिस्तान भी उसका जवाब उसी तरीके से देता है तो फिर वो दुश्मन कूते जो हैं जो कि पाकिस्तान, इस्लाम या ईरान की दुश्मन कूते हैं, यकीनी तौर पर वो फिर फ़ायदा उठाने में या अपने मजमूम अज़ाइम में कामयाब हो सकती हैं। लेकिन तो खल ये साहब सारी एक चीज़ों का सवाल है ना ब्रीफ यहाँ पे बीनी से बहुत जायजा लिया जा रहा है, सारे इसके ऊपर जो है नोज एंड प्रोज जो है उसको देखा जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखे जा रहे हैं और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत, सिविलियन अस्करी क़यादत इसका जो भी भरपूर तरीके से जो भी लाएअमल इस पे होगा, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो लेट जाएगी और वो सरेंडर कर लेगी और वो इस तरह अलाउ करेगी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की सरहद को इस तरह से वायलेट किया जाता रहे
और इस तरीके से ईरान जो है उस पर हमले की लेकिन खल साहब मेरा सवाल यहाँ पे ये ना कि ईरान को पता है कि ज़ियारात के लिए इस्लामी तौर पे पाकिस्तान के अंदर एक मखसूस मजहबी जमात की बड़ी तादाद ईरान का रुख करती है, और ईरान जो क्राइसिस का शिकार है उसकी मईशत का बड़ा दारोमदार इसी पर है कि वहाँ पे ज़ियारात के लिए इस्लामी जो मखसूस मज़हब के जो लोग हैं वहाँ पे जाते हैं। तो पाकिस्तान के साथ अगर वो ताल्लुकात ख़राब करता है तो उसकी मईशत को बड़ा धचका लग सकता है। सफारती जिस तरह से सफ़ीर वापस बुलाएंगे तो फिर आना जाना दोनों ममालिक का जो उस पर तो काफ़ी परेशानी का सामना होगा ना। तो मईशत देखिए तो मामला मुतासर होगी ये है ईरान कि की। ये मामला सिर्फ सोच फहम या इसके हवाले से जो चीज़ें हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत या इदारों को ही नहीं सोचनी, ये ईरान को भी सोचनी होगी, और हाँ। उनके ज़्यादा जो फ़ायदा है उसके भी हवाले से देखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे अपनी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बात भी कर लें कि वो भी यहाँ पे पाकिस्तान की मईशत भी इसी के साथ जुड़ी है। पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर जो सूरत हाल है, अमन ओमान होगा तो पाकिस्तान की जो है मईशत के साथ भी चीज़ें काफ़ी जुड़ती हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कल सब सड़ पे हैं। 2024 8 फरवरी की डेट दी गई है, लेकिन बड़ी बड़ी शख्सियात इस इलेक्शन से बाहर नज़र आ रही हैं। बानी चेयरमैन की अगर बात कर ली जाए, शाह महमूद कुरैशी साहब की अगर बात की जाए, इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब के भी लाहौर हाई कोर्ट से कागजात मुस्तरद हो गए। इतनी बड़ी शख्सियात जो कोई साबिक वज़ीर आज़म है, कोई साबिक वज़ीर ख़ारजा है, कोई साबिक वज़ीर आला है, कल सब तमाम शख्सियात इलेक्शन से बाहर जाती हैं। तो ये इलेक्शन कितना फेयर एंड फेयर होगा? जा ही रही है, लेकिन खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं और जरा मतलब रूमर्स हैं, इसको खबर अथेंटिक तो नहीं कह सकते, कि इलेक्शन मुलतवी होने की भी अफवाहें जो हैं वो भी ज़ेरे गर्दिश है। इससे पहले भी आपको पता है निगरान वज़ीर आज़म की तब्दीली की खबर आई, फिर और उस तरह की खबरें जो है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश में आई, अफवाहें जो हैं। अब फिर ये आ रहा है कि इलेक्शन जो है उसके मुलतवी होने की अफवाहें जो हैं वो उसका अफवाह साज फैक्ट्रियाँ जो है या ख़बरें उस हवाले से या अफवाहें हैं वो भी सरगर्म है। दूसरी जानब आप PTI के हवाले से जो उनके बानी चेयरमैन है, उनकी इलेक्शन लाहौर के जो हल्का से वो लड़ रहे थे और मियाँ वाली के, तो जो रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला है उनको इलेक्शन में हिस्सा ना लेने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी जो बेंच है उन्होंने भी उस फैसले को बरकरार रखा है, यानी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। भी आपने परवेज इलाही की बताई है, और इस तरह और भी बहुत सारे जावेद हैं, दीगर उनके नाम PTI के, उनको भी इलेक्शन ना लड़ने के हवाले से जिस तरह के हाई कोर्ट का भी अब हुक्म आ गया है और उन्होंने उनकी जो अपील है वो मुस्तरद कर दी थी, यानी कर दी है। दूसरी जानब एक तरफ तो इनके साथ ये सलूक हो रहा है और दूसरी जानब पाकिस्तान का जो झंडा है, चले वो तो समझ आती है, लेकिन सियासी पार्टियों के झंडे फाड़ने पर भी अब मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। उकाड़ा के जलसे की अगर बात की जाए तो वहाँ पे एक वीडियो वायरल होती है कि वहाँ पे एक जो नून लीग का झंडा है उसको वो फाड़ रहा है एक नौजवान, और उसके बाद वो नारे वगैरह लगा रहा है, और पता चला है कि अब एक नून लीग के ही जो एक कारकुन है उसकी मुद्दत के अंदर कायदा पर्चा दर्ज हो गया 7 अफराद के खिलाफ। तो अब इस तरह के बैनर पर्चे का मतलब भी हमारे नाज़रीन को अगर बता दिया जाए खल साहब। हाँ जी जी। उसमें उन्होंने लिखा है कि मुल्ज़मान ने झंडा फाड़ने की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दी है। मुल्ज़िम उमार उर्फ हुज़ैफ़ा ने 15 जनवरी को जलसा वाले दिन अपने साथियों के साथ मिलकर मुस्लिम लीग नून के झंडे को फाड़ने की जो है वीडियो बनाई और बेहुरमती की है। बेहुरमती का भी लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया है और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल की। मतन FIR में लीगी टिकट होल्डर चौधरी रियाजुल हक जज की तस्वीर वाली फ्लेक्सेस बैनर चोरी करने का इल्ज़ाम भी लगाया गया। मुकदमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन आबिद महमूद की जानिब से थाना ए डिवीजन में दर्ज करवाया गया। फाड़ना या इस तरीके से चीज़ें करना वो बात तो गलत है, लेकिन इंतखाबी अमल के दौरान हमने देखा है कि अक्सर हमने देखा है कि एक पार्टी का वॉल चेकिंग करके जाता है बंदा और दूसरे आते हैं तो वो अपनी वॉल चेकिंग कर देते हैं। फिर हमने पोस्टर फाड़ते हुए, बैनर फाड़ते हुए, अपनी बैनर उनकी जगह पे ऊपर बैनर लगाते हुए, पोस्टर के ऊपर पोस्टर लगाते हुए, इश्तारात के ऊपर इश्तार लगाते हुए, अपने लगाते हुए, उनके उतारते हुए, ये आम से एक वाक़यात होते हैं। लेकिन इस तरह कभी हमने नहीं देखा कि इस वाक़यात के मुकदमात अगर दर्ज करना शुरू कर दें तो वो कोई ऐसा थाना ना हो जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों की तादाद में फिर मुकदमात का एक नया ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन खल साहब तो ये एक नया ट्रेंड जो है ये भी सामने आया, इससे पहले ऐसे मुकदमात का हमें लेकिन खल साहब पता नहीं, मैं इस वजह से मुसलसल बात करता हूँ मुस्लिम लीग नून को लेकर के
जब अपनी दफ़ा इनका ये सिस्टम सारा सूरत-हाल इनके साथ हुई है तो बर्दाश्त से बाहर लग रहा है इनको। हालाँकि इन्होंने इसी तरह से तहरीक इंसाफ के परचम उतारे, इससे पहले तहरीक लब्बैक के परचम उतारे, उस पर तो लब्बैक या रसूलुल्लाह का लफ्ज़ भी मेंशन किया गया था, इतना मुक़द्दस लफ्ज़ है। तो उसको भी उतारा गया, इन्होंने बैनर्स जो है फाड़े हैं, सब कुछ किया, लेकिन अपनी दफ़ा के एक परचम को फाड़ने में तालिब इल्म है, टीनेजर्स भी नहीं है मेरे ख़्याल से, जो बताया गया है ज़राए के मुताबिक, ना समझ जो है वो हम कह सकते हैं। बच्चों की बहुत छोटी उम्र है इस वक्त, यंग जनरेशन है, बिल्कुल 13, 14, 15 साल बच्चे जज्बात में आकर उन्होंने जिस तरह से वो कर दिया, तो उनके खिलाफ FIR करके ये मुनासिब नहीं था। अगर उनको समझा दिया जाता, उन्हें बुलाकर एक तरीके से बिठा दिया जाता, ये बेहतर था। अब तालिब इल्मों की मुकम्मल जो तालीमी ज़िंदगी है उसको मुतासर किया जाना, कल साहब ये क्या दुरुस्त अमल? देखिए, इस तरह के मैंने बताया ना कि ये एक रवैये हैं और ये अदम बर्दाश्त की एक सूरत हाल है। और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो उसमें लोगों के ज़हनों के अंदर मज़ीद नफ़रतें पैदा होंगी और सियासी जमातें जो हैं अगर इस तरह के रवैये अपनाएंगी तो यकीनी तौर पर उसका नतीजा क्या निकलेगा कि सियासी जमातों से, इस सिस्टम से लोग जो है वो उकता जाएंगे, नफ़रत का इज़हार करेंगे। तो सियासी जमातों के अंदर जो है पेशेंस होनी चाहिए, सब्र, टॉलरेंस होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो फौरी तौर पर इस वाक़े का जब इल्म हुआ तो नून लीग की क़यादत को इंटरवीन करके बाकायदा इसको रोकना चाहिए था। और पुलिस हुकाम को या उस कारकुन को कहना था कि ठीक है, आपने दरख्वास्त ज़रूर दी है, लेकिन आप हम मुकदमा ये दर्ज नहीं करवाना चाहते। और उस जो कारकुन है उसको बुला के समझाया भी जा सकता था और उसको वार्न भी किया जा सकता था। लेकिन इस तरह आप संगीन मुकदमात बनाकर एक तालीमी कैरियर अगर तबाह करेंगे और इस तरह की एक चीज़ें, इस तरह एक उनके वालिदैन के लिए माहौल परेशानी, पैदा ख़ानदान करेंगे के लिए परेशानी और का इस बायस। तरह से एक यानी आवाज़ें आप बंद कर देंगे तो ये एक रंग होता है इंतखाबी कार्रवाई का कि वो जिस तरह से झंडे उखाड़ रहे हैं, लगा रहे हैं, पोस्टर ऊपर लगा रहे हैं, तो ये सारा मुकाबले चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन इन पर मुकदमात के मामले तक पहुंच जाना और गिरफ्तारियां करना, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत इससे मुकम्मल नहीं हो सकती और अखलाकियात का ये तकाज़ा। नाज़रीन, इस पर दोबारा बात करते हैं, हमारे पास और बड़ी अहम टॉपिक हैं। बिलावल साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़े बयानियाँ दे दिया उन्होंने, उस पर भी बात करते हैं। और जो इंटरनेशनल सतह पर अगर बात की जाए तो सऊदी अरब की जानिब से बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए सामने आई है। पाकिस्तान के लिए तशवीश की सूरत हाल सऊदी की जानिब से भी आ गई है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं, हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले बात जारी थी कि ईरान ने पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने भी अब ताज़ा तरीन बयान जो है पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल के बाद जारी कर दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ये कहना है कि तो अपनी कौमी सलामती पर किसी भी किस्म के हमले का भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान में सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बनाया है, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान से पूछ कर बनाया। पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत पाकिस्तान आर्मी के हवाले है, पाकिस्तानियों के हवाले है। तो आप अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को निशाना बनाते हैं तो पाकिस्तान की पहले इजाज़त और पाकिस्तान का साथ लेकर आपको चलना चाहिए। पाकिस्तान ख़ुद भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बड़ी जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस हवाले से बिलावल का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि फ़ॉरेन पॉलिसी हमसे बेहतर किसी ने नहीं चलाई, हमने भरपूर कोशिश की है कि हमने तमाम इस्लामी ममालिक और अपने हमसाया ममालिक से ताल्लुकात इस्तवार रखें। जो कुछ हो रहा है मौजूदा गवर्नमेंट इसकी ज़िम्मेदार है। खल साहब, बिलावल के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तरफ तो बिलावल का बयान है और दूसरी तरफ जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ये बयान कि पाकिस्तान जो है वो अगर हमला करेगा तो हम अपना जो है हक महफूज रखते हैं और दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। तो मामला ये है कि किसी मुल्क के अंदर भी अगर आप हमला करते हैं तो ईरान का तो कोई ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई उसका स्टांस कभी रहा हो कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है ईरान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती हो। पाकिस्तान ईरान के अंदर दहशतगर्दी करने वाले किसी ग्रुप्स जो है उनको वो परवान चढ़ा रहा हो, पाकिस्तान से कोई दरअंदाजी की गई हो, पाकिस्तान की जानब से कोई असला या लॉजिस्टिक सपोर्ट दी गई हो, बल्कि ईरान की सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए
इस्तेमाल होती रही है और उनकी जो बंदरगाह चाबहार है, कलभूषण नेटवर्क जो है वो उस सारी चीज़ें एविडेंस उसकी मुंह बोलता सबूत है कि किस तरीके से ईरान जो है उसकी बंदरगाह को और ईरान को पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए भारत ने इस्तेमाल किया। लेकिन अब ये उनका ये जवाब या ये स्टांस कल को उनके गले भी पड़ सकता है। और क्या अगर ईरान की जानब से या भारत की जानब से स्पॉन्सर्ड या प्रॉक्सी को की जाती है तो उसमें फिर अगर ईरान की जो है फ़ज़ाई या समुद्री हदूद के अंदर या ज़मीनी हदूद के अंदर जाके पाकिस्तानी दहशतगर्दों का ताक़ब करते हुए अगर हमला करते हैं तो फिर क्या वो भी बात ठीक होगी। तो ये मामला जो है उनको चाहिए था कि अगर दहशतगर्दी के हवाले से उनको कोई रिक्वायर्ड थे, उनको मतलूब थे, वो दहशतगर्द तो हमारी इंटेलिजेंस इदारों से, हमारी फ़ौज से, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस से वो बाकायदा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते और अगर उनको मतलूबा नताज ना मिलते और उनको रिस्पॉन्स ना मिलता, हमारी उनकी जो दहशतगर्द हैं जो उनको हम अगर पनाह देने के हवाले से इस तरह का कोई अगर इकदाम हम उठाते तो फिर तो उनका चले कोई जवाब बनता था कि हमने इस तरह की चीज़ें शेयर भी की और हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया और पाकिस्तान उनकी सरपरस्ती करता है। लेकिन किसी भी ऐसी चीज़ की कोई एविडेंस मौजूद नहीं है और एक तरफा आपने किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर जाके आपने एक जारियत की है और मुल्क की आपने फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करके वहाँ पे उसकी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया है। तो इसके लिए फिर ईरान को भी तैयार रहना होगा और बेसिकली ये सारा मामला किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इसके पीछे इजराइल भी चाहता है कि जिस तरह आप देखें कि यमन के अंदर जो है हुसी जो है वो बाकायदा कोई भी अब बहरा अरब के अंदर जो है बहरा अमर के अंदर जो भी जहाज़ जा रहे हैं तजारती भी बन के इजराइल की जानब से अभी यूनान वाला जहाज़ जा रहा था तो उसके ऊपर उन्होंने वार्न करके उसके बाद हमला किया और उन्होंने कहा कि जब तक फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म बर्बरियत का इजराइल मामला नहीं ख़त्म करता उस वक्त तक जो यमन ने कहा है कि उसी जो है बाकायदा हमले हम जारी रखेंगे कोई भी जो इजराइल की जानब से जाने वाला जो बहरी जहाज़ है। तो एक तरफ तो वो मामला आता है, दूसरी तरफ इंडिया भी इस मामले के अंदर जो ताक लगाए बैठा है और वो भी चाहता है कि इस मामले के अंदर मजीद जल्दी के ऊपर तेल डाला जाए। अफ़गानिस्तान से पहले ही हमारे को तल्लुकात बहुत अच्छे नहीं है और चाइना जो है अगर ये इस तरह की कोई क्लैश पैदा होता है तो अब देखें ना उसको इंटरवीन करना पड़ा और वो दोनों मुल्कों को चाहता है कि किसी सूरत भी ये मामला जो है ये ज़्यादा इसके अंदर कशीदगी जो है वो ना आए और ये किसी तरीके से मामला थम जाए क्योंकि उसके अपने स्टेक्स वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये भी अमेरिका अपनी जगह पे देखे, रशिया का जो बयान है वो अब देखें कि वो किस तरफ चीजें जा रही हैं। तो ये जो मामला ये छोटा मामला नहीं है, पहले ही आलमोस्ट जो फ़लस्तीन के ऊपर जो गज़ा के ऊपर जो हमला किया हुआ इजराइल ने वो तीसरी आलमी जंग जो है उसकी शक्ल इख्तियार कर सकता है, उसके इम्कानात मौजूद हैं। जिस तरह अब यमन तक मामला, लबनान तक ये सारी चीज़ें पहुँच गई हैं। तो ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ कि उसी सिलसिले की कड़ी हो सकती है। लिहाजा बड़ी गौर से बरीक बीनी से सारी चीज़ों का जायज़ा लेना होगा और ये देखना होगा कि इसके जो है रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो लाइए सारी चीज़ें सोच समझ कर जज्बात से लेकिन खल साहब चाइना जो बात कर रहा है, जिस तरह से आपने बात की कि चाइना ने पाकिस्तान और ईरान को इस हवाले से ठंडे मिजाज रखने का मशवरा दिया है, लेकिन बात यह है कि चाइना भी इस ख़तरे को बांधता है कि सुपर पावर जो इस वक्त अमेरिका बना बैठा है वो अपनी धाक को कायम रखने के लिए एशिया के अंदर इस तरह की खाना जंगी चाहता है चाहे चाइना उसमें उलझा रहे और बाहर ना निकल सके, आगे ना बढ़ सके। देखिए चाइना तो नहीं उलझेगा, लेकिन चाइना का असल में स्टेक्स ये है कि एक तरफ सी पैक है, दूसरी तरफ चाइना जो है मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जो ईरान के ऊपर पाबंदियां उसका बेनिफिशियरी चाइना है। चाइना की 300 से ज्यादा कंपनीज जो है वो ईरान का माल उठाती हैं, अपना लेबल करती हैं और पूरी दुनिया में औने पौने ईरान से लेकर महंगे दामों वो चीजें दे रहे हैं। और चूंकि आपको पता है ग्वादर सी पोर्ट उसकी वजह से पूरी दुनिया तक उनकी रसाई है। तो ये वो चीज़ है जो कि अमेरिका को भी खटकती है और चाइना के स्टेक्स मौजूद हैं, जिस तरह पाकिस्तान के साथ मौजूद है, ईरान के साथ भी उसके बिजनेस जो है वो कमर्शियल इंटरेस्ट बहुत सारा मौजूद है। तो चाइना तो नहीं कभी भी चाहेगा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी पैदा हो, अपने मफाद को सामने रख, क्योंकि खिते में अगर कशीदगी पैदा होगी तो उसका नुकसान जो है वो चाइना को भी उठाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ, लेकिन जो दीगर अगर बात की जाए, इजराइल की बात की जाए, भारत की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, तो वो तो चाहते हैं कि पाक ईरान जो है कशीदगी पैदा हो, क्योंकि वो तो ईरान को पहले ही आइसोलेट करना चाहते हैं। पाकिस्तान के हक में भी वो नहीं है, पाकिस्तान को भी वो कट टू साइज करना चाहते हैं।
तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मिलकर इस चीज़ के मज़ीद जलती पर तेल का काम डाल सकती हैं। इसलिए पाकिस्तानी जो हुकूमत है फ़िलहाल सोच समझ कर वो सारी चीज़ें जो है फ़ैसले ले रही है और यकीनी तौर पर इसका जो है वो रिस्पॉन्ड भी करेगी हुकूमत पाकिस्तान। और वरना फिर उसको जस्टिफिकेशन पेश करनी चाहिए पाकिस्तानी अवाम को, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम इस हमले के बाद बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं। उनके जो जज्बात हैं वो ज़ाहिर बात है वो भी काफ़ी मजरूह हुए हैं कि हमारा एक सॉवरन कंट्री है और किस तरीके से उसको अंडरमाइन किया जा रहा है और किस तरीके से उसकी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जियाँ करके हमले कर रहा है जो हमसाया मुल्क है। तो हम अगर उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि बरादर इस्लामी मुल्क है, तो उनको भी हमारी रिस्पेक्ट जो है मनुज़ खातर रखनी चाहिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब ये मामला एक बड़ा सेंसिटिव और हसास एक शक्ल इख्तियार जो करता जा रहा है। मुर्तज़ा सोलंकी ने बात की है पाकिस्तान के वज़ीर देखिए उन्होंने इत्तलात तो हैं। ऐसे ही बात कर दी है ना, जैसे वो इकोनॉमिस्ट के हवाले से उन्होंने ट्वीट करके तो फिर अपने गले में भी डाल ली थी। वो कहते हैं ये कोई मामला इस तरह के ऊपर नीचे होती रहती है। देखिए ये छोटा मामला नहीं है। देखिए दुश्मन मुल्क दो अगर आपका शहीद हो हमला गए हैं, करता बच्चे है, हाँ जी, जख्मी हो गए हैं, तो ये छोटा दुश्मन मुल्क मामला नहीं हमला उनके करता है लिए। तो वो समझ आती है। लेकिन आपका एक अपना फ्रेंडली, आपका नेबर, आपका ब्रदर इस्लामी मुल्क जो है, अगर इस तरह की जाहिरियत करता है और उस पर उसको शर्मिंदगी भी नहीं होती, अपोलोजेटिक भी नहीं होता और माजरत भी नहीं करता, और बल्कि वो कहता है कि मेरा जो भी है मैंने ठीक किया है और मुझे अगर कुछ किया गया तो मैं फिर उसके हवाले से, तो देखिए आप अगर करेंगे तो क्या हमारे पास कोई हक नहीं है? हम नहीं हक रखते कि हमारे ऊपर को हमला करे, तो हम भी उसको अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ हमला तस्वर करेंगे और हम उसका भरपूर जवाब देंगे। लेकिन खल साहब, ईरान के साथ फाइनली तौर पे इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इंटरनेशनल सतह पे जो हम साथ दे रहे थे, जिस तरह से उनको बैन कर दिया गया अमेरिका की तरफ से, बेशबा पाबंदियाँ हैं, पर लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान हर प्लेटफार्म पे ईरान को सपोर्ट करता रहा, ब्रादर मुल्क कहते हुए उनके साथ खड़ा रहा। अब पाकिस्तान अगर ईरान का साथ छोड़ता है तो ईरान को ये कमी फील नहीं होगी? देखिए ईरान जो है वो अगर आज ईरान सर्वाइवल है तो उसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान का उसके साथ है। चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है कि उसका माल उठा के दुनिया की मंडियों में भेज रहा है और इसी वजह से पाबंदियों के बावजूद वो सर्वाइव कर रहा है। और दूसरी आपने जो बात अभी की कि बहुत बड़ी उसकी इकॉनमी का दारोमदार ये है कि ज़ायरीन पाकिस्तान से लाखों की तादाद में जाते हैं और ज़र मुबादला जो है बहुत बड़ा उसका जो दारोमदार ही है ईरान का, वो पाकिस्तान के जो ज़ायरीन है या दुनिया भर से जो ज़ायरीन आते हैं, ख़ासतौर पर बड़ी तादाद पाकिस्तान की होती है। और बावजूद इसके कि उन ज़ायरीन के ऊपर हमले भी होते हैं, वो रास्ते के अंदर जो है उनको सिक्योरिटी भी प्रॉपर नहीं दी जाती, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के एरिया में या पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर। तो उसके बावजूद ये सिलसिला जारी है। तो अब ये जो चीज़ें हैं उसको भी कम अज़ कम उसको मद्देनज़र रखना होगा और इस तरह की चीज़ों पे मैं समझता हूँ अब इसका जो हो गया इसका वापसी तो नहीं हो सकती, इसकी जो अजाला तो नहीं हो सकता जो कीमती जानों का ज़िया हुआ। मैं समझता हूँ अब भी ईरान को होश के नाखन लेने चाहिए और उसको पाकिस्तान से इस मामले पे माजरत करनी चाहिए और उसको कहना चाहिए कि ठीक है हमसे गलती हुई है, इन फ्यूचर हम रेस्ट्रेंड रहेंगे, हम इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई मामला हुआ तो हम पाकिस्तान के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस से, पाक फौज से, इंटेलिजेंस इदारों से हम बाकायदा कोऑपरेशन करेंगे, उनसे कोऑर्डिनेशन करेंगे और अगर हमारी जानब से कोई दहशतगर्द उनकी सरजमीन में जाएगा तो उसकी हवालगी का मुतालबा करेंगे। और ये चीज़ें जो है ना कि ये इस चीज़ के ऊपर एक हमला करना और दूसरा उसको जस्टिफाई करने के लिए और मज़ीद ये कहना कि हमने जो किया ठीक किया और अगर आप करेंगे तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। ये जो तरीका है ना, ये मैं समझता हूँ जो अग्रेसिव या इस तरह की टोन जो है वो उनको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मतलब हमारी जो खामोशी है या हमारा जो एक शराफत है उसको कमजोरी नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसको बड़ापन समझना चाहिए और उसका उनको थैंकफुल होना चाहिए। वरना पाकिस्तान के लिए इसका कोई जवाबी हमला देना कोई मुश्किल काम नहीं था। मुश्किल नहीं है। तो बहरहाल पाकिस्तान है तो फिर भी एक ठीक है। कल साहब एक तरफ तो ये मामला है, इसी तरह से रेस्प्रिकेशन होती है कि उनको से भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ब्रदर इस्लामी मुल्क के तौर पर उनका जज्बा भी यही होना चाहिए। ठीक है। कल साहब एक तो ये मामला है जो हमने डिस्कस किया इस वक्त इंटरनेशनल सतह पे ईरान और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के, उन्होंने अपने साथ अपने आप को खुद ही क्लीन चिट दे दी इस मामले में कि पाकिस्तान के तमाम ममालिक के साथ मैंने अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त वो चूँकि इंतखाबी मुहिम में मौजूद हैं तो अंदर भी उन्होंने तनकीद का बाज़ार गर्म किया। उन्होंने खुद ही जिस गवर्नमेंट के साथ इत्तेहाद किया, मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में वज़ीर ख़ारजा रहे, अब वो कहते हैं कि एक शख्स जिसके पास ना नज़रिया है ना मंशूर है, वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहता है। बिलावल साहब ये बात कर रहे हैं, इसी जिसके पास ना मंशूर है ना नज़रिया है
उसी के साथ इत्तेहाद किए रखा, उसी की गवर्नमेंट में बतौर वज़ीर ख़ारजा बैठे रहे, अब उसी के साथ आगे जाके फिर इत्तेहाद कर लेंगे। इस तरह ये फिर बयानात जो हैं इसको जस्टिफाई कैसे कर सकेंगे? देखिए, बयानात जो है इन्हीं पार्टियों के बयानात थे। जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं जरदारी जो है ये सबसे बड़ी बीमारी है और मैंने इसको लाड़काना क्या लाहौर की सड़कों पर भी ना घसीटा तो मेरा नाम बदल देना। और फिर यही शहबाज शरीफ साहब है बिलावल हाउस जाते देखे गए और वही जरदारी साहब इनके घर आते देखे गए। और फिर यही जो जरदारी साहब है उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में किस तरह कहा था कि यह नासूर है, धरती का बोझ है और ये मौलवी नवाज शरीफ और ये ग्रेटर पंजाब बनाना चाहता है और ये भारत का एजेंट है और ये उनका एसेट है। और इसी तरीके से मोदी का जो यार है, गद्दार के नारे यही बिलावल भुट्टो जरदारी ने लगाए थे। लेकिन ये सारे नारे लगाने के बाद अचानक से आपने देखा कि जब मामला आया इक़्तिदार का, कुर्सी का, तो ये सारी चीज़ें भूल गए। ना नून लीग को याद रही और ना पीपल्स पार्टी को, और वो दस्त आपस के अंदर जो है बगलगीर हुए और हुकूमत के लिए, कुर्सी के लिए सारे इकट्ठे हो गए। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इनके इन बयानात के ऊपर बहुत ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेना चाहिए और इन बयानात को आगे जाके फ्यूचर के लिए आप समझते हैं कि अगर इन बयानात की बुनियाद पर आगे को लाया अमल या जो पॉलिसी बनती नज़र आएगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनके अंदर कोई खलाकियात या वो चीज़ उस तरह की कोई नाम नहीं है। जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने कहा था ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। लगता है इन दो पार्टियों में तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से अगर देखा जाए तो इनके माजी के जिस तरह से बयान आते एक दूसरे के बारे में होते हैं, लेकिन जब मामला आता है मिल बांटने का और खाने का और कुर्सी का, इक़्तिदार का, तो फिर ये सारे जो है एक ही तनख्वाह पे काम करते हुए एक ही जगह पे आपको इकट्ठे पाए नजर आते हैं। तो लिहाजा ये लेकिन है कि कल साहब एक तरफ यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात है। पहले हम राजा रियाज साहब की बात करते थे तो आपकी भी मुस्कुराहट निकल जाती थी, मेरी भी मुस्कुराहट निकल जाती थी, क्योंकि उनके बयानात दिलचस्प थे। अब ये जगह शायद परवेज़ खटक साहब ने ले ली है। उनके मुसलसल बयानात मीडिया की ज़ीनत बरतते हैं। अब वो कहते हैं कि मैं खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनूँगा, किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। किसी के बाप ने वज़ीर आला बनाना है या अवाम ने बनाना है? कल सब सवाल तो ये बनता है ना। देखिए, यही मसला है ना। बदकिस्मती ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी जिस तरह ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बगैर मंशूर और बगैर नजरिए के चौथी मरतबा वो वज़ीर आज़म बन रहे हैं या उनको बनाया जा रहा है। अब ये फैसला तो अवाम के पास है, अवाम ने करना है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब उनके ही अपने जो माजी के इत्तेहादी हैं और कल को फिर वो इत्तेहादी भी बन सकते हैं हुकूमत के लिए, इक़्तिदार के लिए, वो ये खुद बता रहे हैं या कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कहीं से उनको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। और दूसरी जानब जो है परवेज़ खटक साहब जो है वो क्या कहते हैं, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मामला ये है कि वो ये कहते हैं कि मैं वज़ीर आला बनकर दिखाऊंगा, किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। बिल्कुल नहीं आपको रोक सकता किसी का बाप भी, अगर अवाम आपको वोट देंगे, अगर अवाम आपके उम्मीदवारों को, आपकी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको अगर वोट देंगे, आपके पास अक्सरियत होगी, तो यकीनी तौर पर आपका हक बनता है और आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस तरीके से ये कोई दंगल तो हो नहीं रहा, या इस तरीके से ये कुछ जुमलेबाजी से या बड़े बड़े दावों से तो आपने वजारत आला नहीं लेनी। वजारत आला तो आपने नंबर गेम के ऊपर लेनी है। तो अब नंबर गेम आपके पास क्या आती है, क्या सूरत हाल बनती है, अभी तक जो सिनेरियो है, अब देखते हैं क्या जो पेशावर के अंदर अगर देखें या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल जो है, पीटीआई की रैलीज देख लें, उनके जलसे देख लें, कॉर्नर मीटिंग्स देख लें, बावजूद इसके कि उनके ऊपर जो है मुकदमात हैं, छापे पड़ते हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ जो हैं वो भी हो रही हैं, इश्तहारी लोग किए गए हैं, उनके बड़े बड़े जो रहनुमा हैं वो अंडरग्राउंड हैं। लेकिन उसके बावजूद खटक साहब के कितने अब तक कुछ जलसे या बड़े मीटिंग्स हुई हैं और उनकी एक आध जो जलसा हुआ उसमें जिस तरीके से सहूलतकारी दी गई और जिस तरीके से इस्तेमाल चीज़ें हुई, वो भी वीडियोस आपके सामने हैं, किस तरीके से लोगों को भरकर और ज़बरदस्ती और हाँक कर वहाँ पे पहुँचाया गया। लेकिन उसके बावजूद वो जलसा गाह भरने में या बड़े बड़े जलसे या जुलूस या रैलियाँ वो कामयाब करने में कामयाब नहीं हुए। तो लिहाजा इस बुनियाद पर ही मैं समझता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं, दावे तो बुलंदोबांग किए जा रहे हैं, लेकिन अवाम को कोई पूछ नहीं रहा। अवाम के जो वोट है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो अहमियत है, उसको कोई कंसीडर नहीं करने के लिए तैयार, उसकी कोई लेकिन कल साहब यहाँ पे मंजूर वसान साहब का बयान जो है वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने के चांसेस हैं, जबकि नवाज शरीफ ज़िया-उल-हक की पैदावार हैं। जब भी किसी सियासी जमात को कमज़ोर किया गया, कुछ साल बाद वो मजबूत होकर उभरी है और तरीके इंसाफ को मजबूत किया जा रहा है।
देखिए, ये तो मैं पहले भी आपको बात कर रहा हूँ कि वही बात है कि जब आप किसी को दीवार के साथ लगाएँगे, किसी के साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे और उसके बरअक्स किसी भी जमात के लिए आप स्पेस बनाएँगे, उसको सहूलतकारी देंगे, तो उसका नतीजा ये होगा कि वो लाडली जो जमात है वो कल को ज़ेर-ए-ताब भी आएगी और दूसरी जिस जमात को आपने दीवार के साथ लगाया, वो उभर कर पहले से भी ज़्यादा क़ुव्वत के साथ वापस आएगी और वो लाडली जमात जो है फिर वो उसके मुकाबले में सामने उसके खड़ी नहीं हो सकेगी। हुँ, और ये जो कुछ हो रहा है, आज अगर एक जमात उससे खुश हो रही है और एक आध जमात जो है उसके जो है मुतासरा फ़रीक है या उसकी विक्टिमाइज़ेशन का शिकार है, तो कल वही जमात जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी है, वही आपको विक्टिमाइज़ेशन का शिकार आएगी और दूसरी जो जमात है वो उस चीज़ की बेनिफिशरी जो है आपको नज़र आएगी। तो ये पाकिस्तान के अंदर हर जमात जब इक़्तिदार में वो नहीं होती, उस वक़्त तो इस चीज़ को वो डिस्करेज करती है कि हमें सहूलतकारी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जब वो खुद इक़्तिदार में आने के लिए उसको सहूलतकारी मिल रही होती है, तो उस वक़्त वो कहते हैं ना कि मीठा-मीठा हप-हप और कड़वा-कड़वा थू। तो मामला ये है कि यही बदकिस्मती है कि इस वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत मज़बूत नहीं हुई, इसी वजह से जमहूरी इदारे मज़बूत नहीं हुए, इसी वजह से जमहूरी जमातें मज़बूत नहीं हुई, इसी वजह से ना किसी सियासी जमात का कोई नज़रिया है, ना मंशूर है और सिर्फ़ इनका एक ही नज़रिया है और एक ही मंशूर है, वो है इक़्तिदार का असूल और उसके लिए इनके कोई असूल नहीं है। तो जब तक ये सिलसिला जारी रहा, उस वक़्त तक आज की ज़ेर-ए-ताब जमात जो है, कल को इक़्तिदार में होगी और आज की जो सहूलतकारी हासिल करने वाली जमात है, वो ज़ेर-ए-ताब आपको नज़र आएगी और उस वक़्त फिर वो कहते हैं अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो ये हर दौर में यही हमने देखा है कि जब इसी तरीके से जब अपोज़िशन में जमातें होती हैं तो उस वक़्त मीडिया की आज़ादी इनको बहुत भली लगती है। लेकिन वही हुकूमत जब अपोज़िशन से खल हुकूमत साहब में एक आती है बात तो उस आपने वक़्त ना मीडिया की इससे आज़ादियाँ पहले भी इनको प्रोग्राम में की थी, आपको खटकने याद लगती होगा। हैं। जी, जी। खल साहब आपको याद होगा अपने प्रोग्राम में एक बात की थी कि बिलावल की लाहौर में कोई पोजीशन नहीं है, जो डेरे लाहौर में लगाए जा रहे हैं, इसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। आसिफ अली ज़रदारी साहब कहते हैं कि बिलावल को लाहौर से जितवा के एमएनए बनवाऊँगा, फिर वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बिठाऊँगा। देखिए, मामला ये है कि अगर तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाहौर से वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार मुंतखब हो जाते हैं, हुँ, तो मैं समझता हूँ कि आधी से ज़्यादा बात तो फिर ज़रदारी साहब की जो बात के अंदर वज़न है हुँ, और जो तख्ते लाहौर जिसको नून लीग का गढ़ कहा जाता है, अगर यहाँ से आके बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुंतखब होते हैं, तो फिर तो वज़ीर-ए-आज़म बनने के हवाले से उनका जो दावा है या उसको आगे अमली शक्ल देना या उसको आगे बढ़ाना, फिर तो बात समझ में आती है। अब देखें ना, नून लीग की जानिब से कोई भी जो कादावर जो लीडर है, जाके क्या कराची या सिंध से जाके उन्होंने हिस्सा लिया है इंतखाबात के अंदर। नवाज शरीफ साहब जाके पहुँच गए हैं मानसेरा हुँ, और शहबाज शरीफ साहब लाहौर से कसूर के साथ उन्होंने कहा कि इधर ही नज़दीक ही अपना काम चला लें। हुँ, तो मामला ये है कि पहले खबरें आ रही थी कि शहबाज शरीफ साहब ने कागज़ भी वहाँ पे जमा कराए और फिर क्यों वापस ले लिए। हुँ, तो मामला ये है कि ज़रदारी साहब की एक बात आप थोड़ी सी काबिल गौर है कि आप देखें ज़रदारी साहब जो बात कहते हैं बहुत सारी ऐसी उनकी बातें हैं जो उसको फिर साबित भी करते हैं। हुँ, देखिए, अदम एतमाद उन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ चलाने की बात की, लॉन्ग मार्च लाकर और बिलाकर उन्होंने अदम एतमाद कामयाब बनाने का जो सेहरा है वो पीपल्स पार्टी को है। नून लीग तो भाग गई थी इससे। हुँ, तो उसके इस तरह जो अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने हुकूमत बनाने की जब बात की, वो भी उन्होंने करके दिखाया। चेयरमैन सेनेट बनाने की जब उन्होंने बात की, वो भी करके दिखाया। नंबर ना होने के बावजूद जब यूसुफ रज़ा गिलानी को उन्होंने सेनेटर बनवाया, वो भी आपके सबके सामने है और हुकूमती सेनेटर जो है उसको किस तरीके से उम्मीदवार को हराया। तो लिहाजा ज़रदारी साहब जो है वो गेम चेंजर तो हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं उनके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं। हुँ, तो अब देखना ये है जिस तरह मैं बताया ना कि जो आज़ाद लोग हैं, जो पीटीआई को इंतखाबी निशान से महरूम करके मैं समझता हूँ कि नून लीग के ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है हुँ, और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो पीटीआई को या पीपल्स पार्टी को होगा क्योंकि आज़ाद हैसियत में अगर पीटीआई जो है उसके आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लेते हैं हुँ, तो नून लीग के लिए बहुत बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं। और दूसरी जानब ये जो आज़ाद अगर 40 से 60 या पीटीआई तो दावा दो था अक्सरियत का करती है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद हो जाएंगे तो फिर क्या सूबाई पंजाब या वफाकी हुकूमत जो है उन हुकूमतों को चलाने गिराने बनाने के अंदर जो है सबसे ज़्यादा फिर तो रोल उन आज़ाद जो कि पीटीआई के नामजद या उनके हमारे याफ्ता उम्मीदवार होंगे उनका होगा।
तो फिर नून लीग की या पीपल्स पार्टी की हैसियत पीछे क्या रह जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें, अभी ये सवाल जो है इनके जवाब किसी के पास भी नहीं है। ये इनका जवाब जो है वो 8 फरवरी को आएगा। दूसरी जानब जो है अभी पीटीआई जो है उनके साथ जो मखसूस नशिस्तें छीनने के हवाले से जो चीज़ें की जा रही हैं, अगर वो किसी के साथ अलाइंस कर लेते हैं, शरानी ग्रुप के साथ भी पता चला है कि शायद उन्होंने इनकार कर दिया है। पहले नजरियाती के साथ उन्होंने किया तो वो बंदा गायब हो गया। अब मामला ये है कि किसके साथ वो अलाइंस करते हैं। तो ये चीज़ें भी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये डिटर्मिन करेंगे क्या जो मखसूस नशिस्तें हैं ये ले सकेंगे, ले पाएंगे, या वो भी इनसे छिन जाएंगे। ये तो वक्त फैसला करेगा खालिद साहब, लेकिन मौलाना शेरानी साहब इत्तेहाद होता है तो कहा यह जा रहा है कि वो भागने वालों में से नहीं है और बानी चेयरमैन के पुराने इत्तेहादी हैं, उन पर बानी चेयरमैन ने मुकम्मल इत्मीनाद का इजहार किया है। बहरहाल ये फैसला बहुत जल्द हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पे खड़ी है। इलेक्शन का दिन भी करीब है, इलेक्शन का वेट करना चाहिए। ख़बरें मज़ीद इस पर डिस्कस होता रहेगा, लेकिन हमारे पास इस वक्त टाइम ख़त्म हो चुका है। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद असद खल को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।